नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास निरुपमा भाग 4। जैसे पहले से घनिष्ठ परिचय रहा हो, ऐसे स्वर से कमल ने पूछा, इससे आपका कैसा परिचय है? ये मेरी मालकिन है। सावित्री देवी मधुर मुस्कुराई। इससे कमल की शंका निवृत्त न हुई। वैसे ही खुली आवाज में पूछा, आपके मकान का किराया वसूल करने वाली? नीरू जल उठी पर बैठी रही। कुमार की मां को देखती आंखें मुस्कुरा दी। नहीं, सावित्री देवी ने कहा, हमारे गांव की जमींदार। पहले इनके पिता थे, अब ये हैं, कहकर स्नेह से नीरू को देखने लगी। कुमारी गांभीर्य की स्वर्गीय महत्ता से नीरू मौन थी। रह रहकर एक विशेष भाव से कुमार को देख लेती थी। बहुत सी बातें कुमार के मन में उठी, पर दम साधे बैठा रहा। नीरू ज्यों ज्यों गंभीर हो रही थी, कुमार चंचल शब्द से आया संवर्धना का शब्द नहीं निकला। सोचकर त्रुटि से बचने के लिए बहुत कुछ अपने को संभाल कर कहा, बड़ी कृपा हुई जो यहाँ आने का कष्ट स्वीकार हुआ आपको। कहकर मन में सोचा जैसे त्रुटि हो गई। चरू कुछ न बोली। सावित्री देवी कमल की अभ्यर्थना के विचार से उठकर दूसरे कमरे की ओर मन में एक निश्चय से प्रसन्न होकर चली कि कमल ने नीरू से कहा, तुम तो ऐसी मौन हो जैसे ससुराल आई हो। इन्हें पश्चाताप है, कुमार ने कहा। कमल एकाग्रता से कुमार को देखने लगी। कुमार कहता गया, एक रात बगैर पहचाने मुझे गोरू कह दिया था। कमल खिलखिलाकर हंसती। कुमार कहता गया, कुछ चिढ़ गई थी, हालांकि कसूर मेरा न था। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा है, उसी स्वर से गा रहा था। जेहजे गाने में एक हक मेरा था। बाद को ये गाने लगी। इनके मधुर स्वर के आगे मुझे अपना स्वर भूल गया। रास्ता भूला राही जैसा मैं इनके अगिया बैताली स्वर के पीछे पीछे चला। नीरू पहले की तरह चुपचाप प्रतिमा सी बैठी रही। कमल जानती थी कि नीरू अच्छा नहीं गाती। समझी यह उस पर मजाक है। खुशी से भरी हुई पूछा, फिर ये अपने सत्य रूप से प्रकट हुई और मुझे रास्ता बता दिया। इसी समय तश्तरी में जलपान सजाकर सावित्री देवी आईं और कमल की बदल में खड़ी हुई। उनके पूछने से पहले ही वह ढंग देखकर जलपान उसी के लिए लाया गया है समझकर कमल ने कहा, मैं इस वक्त जलपान नहीं करूंगी, आप ले जाइए। सावित्री देवी लौट गईं। मलिकवा की मां पान ले आई। वह पान नहीं खाती, कहकर कमल ने एक इलायची उठा ली। फिर नीरू से सस ने उसी सखी भाव से कहा, हम लोग टहलने निकले हैं, लौटकर मेरे घर चलो, डॉक्टर साहब गाना सुनेंगे। कमल ने स्वर से समझा दिया कि मैं भी गाऊंगी, अगर उस दिन कोई कसर रह गई हो तो पूरी कर लेना। पर नीरू ने निमंत्रण स्वीकार न किया। मन में एक अशांति एकाएक पैदा हो गई थी। बहुत संभल कर, जैसे कहीं से भी न खुले, कहा, नहीं कमल, मुझे फुर्सत ना होगी। नीली एकटक खड़ी हुई कमल को देख रही थी। कुमार के लौटने पर नीरू का हाल कहने का विचार कर सावित्री देवी कमरे में आई कि नीरू उठी और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कुमार और नीरू के संबंध का स्वतमात्र कारण सावित्री देवी को जितना दृढ़ बांध सकता था, बांध चुका था। इसलिए नीरू के प्रति उनकी वैसी स्नेहधारा उसके दर्शन मात्र से प्रवाहित हो चलती थी। हाथ पकड़कर, हमें फिर तुम्हें जल्द देखने की प्रतीक्षा रहेगी, कहकर साथ साथ नीचे उतरी। नीली एक दफा कमल को असह्य दृष्टि से घूर कर बहन के साथ होली। कमल इस वैषम्य का जैसे कोई कारण न समझ पाई। ऐसी दृष्टि से नीरू की ओर देखती रही। कुमार चुपचाप बैठा रहा, जैसे यह सब अंधकार हो, इसके भीतर दृष्टि साफ हो ही नहीं सकती। समझ रहा हो। सावित्री देवी के लौटने पर शिष्टाचार के विचार से कुछ देर तक बैठी। साधारण बातचीत कर रामचंद्र की थोड़ी हिलाकर कुमार को लेकर कमल घर लौटी। नीली, उधर से जाती हुई नीली को योगेश बाबू ने बुलाया। मार्ग में बाधा पाकर पिता को देखकर नीली टेढ़ी होकर आंखों से स्नेह बरसाने लगी। सुन भाव भरे गुप्त मंत्रणा के स्वर से पिता ने बुलाया। नीली गई। योगेश बाबू ने पास बुलाया और हाथ पकड़कर बिल्कुल नजदीक बैठा स्नेह स्वर से कहा, तू बड़ी बदमाश हो गई है। पीठ पर हाथ फेरने लगे। कहा, कल तुझे खोजा कि बाजार ले जाएं, बड़ी मोटर, रेलगाड़ी और फुटबॉल खरीद दें, परंतु तू मिली ही नहीं। फिर अभ्यस्त आलोचक की दृष्टि से देखते हुए नली मुंह से लगाकर मंद मंद खींचा। मैं दीदी के साथ गई थी। नीली ने कहा, कहाँ? कुमार बाबू के घर। योगेश बाबू का जैसे योग भंग हो गया। पर आसन पर सिमट कर नली फिर हाथ में लेकर बड़े स्नेह स्वर से पूछा, फिर? नीली ने दान वाली कथा न सुनी थी, बोली। कुछ नहीं। फिर कुमार बाबू की माँ ने जलपान कराया। इसके बाद कुमार बाबू कमल के साथ आए। फिर दीदी चली आई। फिर कुमार से कुछ कहा था तेरी दीदी ने? नहीं, कुमार बाबू ने दीदी के लिए कमल से कहा था कि इन्होंने एक दिन मुझे गोरू कहा था। ठीक कहा था। बुला तो अपनी दीदी को। फिर डटकर दृढ़ प्रतिज्ञा होकर नली मुंह में लगाई।
निरुपमा आई और संभल कर एक बगल बैठ गई। योगेश बाबू देखकर हंसे। कहा, यामिनी कह रहा था मुझे चिट्ठी का जवाब निरु ने नहीं दिया। उस चिट्ठी का क्या जवाब था, कुछ मेरी समझ में नहीं आया। निरु सिर गड़ाए नाखून खोटती रही। योगेश बाबू हंसे। ये तुम्हारे लिए उचित ही हुआ है। घर कौन सा है, लोग कितनी बातें कह गए। सबने कहा कुत्ते हैं कुत्ते, भूखने के सिवा जानते क्या है। निरु किस माँ की लड़की है यह मैं जानता हूँ। निरु हृदय से डरी, साहस बांधती हुई भी कमजोर पड़ती गई। मामा की जानकारी पर अनेक प्रकार की भावनाएं आने जाने लगीं। योगेश बाबू आप ही सोचकर हंसे, बोले, वह हिंदुस्तानी भ्रष्ट कहीं का आवारा। विलायत में कितने चमार डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने से कोई किला नहीं फतेह कर लिया। समाज में किस तरह रहना चाहिए ज्ञान नहीं। अकेले आकाश पर जाएंगे। भले भले M.A. हो गए थे, भले आदमियों से मिलते, जगह मिल जाती, छोटी मोटी खाते पीते मजे में रहते। नहीं, आसमान आसमान चलने लगे, जो कुछ था उड़ गया, अपने भी पराये हो गए। कोई पानी छुआ नहीं पीता, वह कोई बुद्धिमानी है। जब समाज में मिलने की ताकत नहीं तब उतना ही बढ़ो जिससे मिले रहो। योगेश बाबू सोचकर जोर से हंसे। अब मिला भी वैसा ही समाज। बाप चटर्जी, माँ चमारिन, लड़की चिड़ू को स्नेह से देखकर, निरु हम कहते हैं यह संसार है, इसमें सब तरह के जीव हैं। कितने बहते हैं, दूर से देखना चाहिए, छूना महापाप। देखो अब दोनों कहाँ जाते हैं। बात यह है कि जो जैसा होता है उसे वैसा ही मिलता है। कमल की माँ का हाल तू तो जानती नहीं, हम जानते हैं। हमारी तो इच्छा नहीं थी कि कमल घर आए, पर अब दूसरी हवा है, हम लोग बचकर निकल जाएंगे, यह सोचकर हम चुप थे। कहकर गंभीर भाव से कश खींचने में तल्लीन हुए। चिरू के हृदय को चोट पहुंची, कुछ न बोली। कुमार और कमल का संबंध स्थायी होगा, यह सोचकर संभलने लगी। पहले उसने गलत सोचा था, मामा का विरोध ठीक नहीं, और भाग्य की बात जो हिंदू घराने में प्रचलित है वह ठीक है। कुमार मुमकिन है सही हो, पर कुमार की ओर बढ़ती हुई उनकी मनोवृत्ति ठीक नहीं। उसके लिए कुमार के स्वर में सुहृदयता नहीं, कैसा कहा, पहचाने बगैर गोरू कहा था। सोचती हुई थकी स्वर को भक्तिपूर्ण करके पूछा, नामा आपने मुझे बुलाया क्यों है। वह बात भूल रही थी। इस वक्त यामिनी ने आने के लिए कहा है, रुपयों के लिए। पहले कई बार टाल चुकी हो, शायद मजाक में यामिनी को हैरान करने के लिए। क्यों? नौकर ने खबर दी, यामिनी बाबू आए हैं, जय आओ। कहकर योगेश बाबू निरु की ओर देखकर बोले, बड़ी उम्र है यामिनी कि मैंने पहले सब ग्रह नक्षत्र विचरवा लिए थे। मुझे किसी और से धोखा दे जाना मजाक नहीं। मैंने कहा और सब बात को होगा, पहले देख लिया जाए कि हमारी निरु दीर्घ काल तक सुखी तो रहेगी। यामिनी बाबू के आने की आहट मिलने पर वृद्ध गंभीर हो गए। निरु ज्यों की त्यों शुभ प्रतिमा सी निश्चय और अनिश्चय की कल्पना की डोर छोड़कर अपने भाग्य चक्र को आलोचिका की दृष्टि से देख रही थी। वह जहां बैठी थी वहां से खुला आकाश अपनी असीमता लिए हुए देख पड़ता था। वह समझ रही थी कि दृष्टि को घेरे में उतना आनंद नहीं जितना मुक्त आकाश के दर्शन में है। जैसे दृष्टि आकाश में अपनी असीमता प्राप्त कर अपने स्वरूप दर्शन का आनंद पाती हो। सोच रही थी कि फिर छोटे छोटे बंधनों से मनुष्यों की इतनी प्रीति क्यों है। इसी समय यामिनी बाबू आए। आकाश ताकती हुई नलिन आंखों की नवीन कांति को एक मुग्ध दृष्टि से देखकर योगेश बाबू को प्रणाम किया। योगेश बाबू के आशीर्वाद देने के समय निरु ने आंख फेरी और यामिनी को देखकर उठने को हुई कि योगेश बाबू ने कहा, बैठो, अभी काम है। निरु की भावना प्राकृत कविता में बदलने के विचार से यामिनी बाबू बोले, आसमान ताकने के दिन अब नहीं रहे। अब तो वायुयान तैयार हो गए हैं और लखनऊ के आकाश में मंडलाया भी करते हैं, दर्शकों को लिए हुए। क्यों निरु वायुयान पर चढ़कर आकाश में ही रहाओ कुछ देर। योगेश बाबू ने हंसकर सम्मति दी। निरु का भाव दूसरे समझ गए। पहले सोचकर लजा गई, फिर लज्जा को अपमान जानकर सिर उठाकर कहा, अच्छा तो है, एक दिन चला जाए, नीचे से ऊपर ताकने की जरूरत ही न रह जाएगी। आप ईश्वर से दो बातें करके पूरा समझौता कर लीजिए। बातें योगेश बाबू से कही थीं। दूरदर्शी वृद्ध पहले चौंके, पर भांजी को हंसती हुई देखकर मजाक करती समझकर कहा, यह है कि स्वर्ग में नंदनन, पारिजात, देवदूत और इंद्र की अप्सराएं भी हैं और यमराज भी। तुम लोगों का जाना नंदन विहार है और हमारी यमराज से मुलाकात होगी। डॉक्टर यामिनी बाबू वृद्ध की साहित्यिकता पर मुस्कुराए। वृद्ध ने भाव बदलकर कहा, रुपये के मामले में तुम्हारा और इसका टग ऑफ वार जो चला उसमें तुम्हारी हार हुई, क्या कहते हो? जी हाँ, हार तो मेरी हर तरह है। तो तुम स्वयं इससे प्रार्थना करो जिससे इसे कर्ज लेना मंजूर हो। और वह जो कहा था वह भी हो जाना चाहिए। यामिनी बाबू बड़े दूरदर्शी थे रुपये के मामले में। ये रुपया वृद्ध मजे में निरु के सिर हाथ फेर कर ले रहे हैं। वे समझते थे
पर बचाने पर सदा के लिए वंचित रहना पड़ता था। चिरू की संपत्ति 30-40 हजार रुपए के मुकाबले बहुत ज्यादा है। वृद्ध दूसरी जगह नीरू का विवाह ठीक कर सकते हैं, यह सब सोचकर मंजूर कर लिया था। कानपुर में दूसरी जगह उन्हें रुपया मिल सकता था, पर संपत्ति के पुनः हस्तगत होने की संभावना उन्हें इधर प्रेरित कर रही थी। वृद्ध की ओर मुंह करके कहा, मैं तो हाथ जोड़कर हार स्वीकार करता हुआ रुपयों की प्रार्थना करता हूँ। एक लंबी सांस छोड़कर नीरू ने कहा, मैं तैयार हूँ मामा जी, जब और जिस तरह देंगे लेकर दे दूंगी। मैं मामा जी की किसी इच्छा का विरोध नहीं करती। जैसे किसी ने नीरू का हृदय मसल दिया, पर धैर्य से बैठी रही। अनिच्छा ही संसार की इच्छा है, सोचती रही। वृद्ध ने सुरेश को बुलाया। दिन का तीसरा पहर है। रामचंद्र बाहर खेलने गया है। मलिकवा की माँ दोपहर के बर्तन मल रही है। उसने अपने कर्तव्य का स्वयं निश्चय कर लिया है। देहात में अपनी जाति की प्रीति के अनुसार वह किसी के यहाँ का चौका टहल नहीं कर सकती थी, ब्राह्मणों के यहाँ का भी नहीं। पर यहाँ यह सोचकर कि अब उसके आगे पीछे कोई नहीं और ऐसे उपकारी ब्राह्मणों की सेवा से उसका परलोक सुधरेगा, करने लगी है। उसके लिए और काम भी न था कि क्षण भर जी लगा रहता। इस तरह उसे आत्मा में संतोष होता कि वह अपनी मेहनत की कमाई खाती है। उसकी निगाह बराबरी लिए घर के लोगों से मिलती है। सावित्री देवी पान लगा रही है। मुख पर एक चिंता की रेखा खिंची हुई है। कुमार आराम करके उठा, लोटे का ढक्कन खोलकर गिलास में पानी डाला, बरामदे की एक बगल चलकर मुंह धोया, फिर गिलास जगह पर रखकर तौलिए से मुंह पोंछने लगा। मां निविष्टचित्त होकर पान लगा रही थीं, देखने लगा। देखते देखते एक अव्यक्त करुणा से ओतप्रोत हो गया। उसकी संपूर्ण स्वतंत्रता मां की दी हुई है। उसके मनोभावों की अनुकूलता मां ने की है। सब प्रकार तिरस्कृत होकर भी किसी प्रकार का अभियोग इन्होंने नहीं किया। आज जिस वेदना की छाप यह उनके मुख पर पड़ी हुई है, उसका निराकरण करे, यह उसका परम धर्म है। फिर किसी हार्दिक व्यथा से खिन्न है। कुमार पलंग पर बैठा हुआ सोचता और देखता रहा। मां के दुख के कारण की अनेक प्रकार से जांच करते हुए उसने सोचा, हो न हो मेरे विवाह की याद कर सामाजिक मर्यादा से गिर जाने के कारण मां को खिन्नता है। सामाजिक मर्यादा की कल्पना से उसे हंसी आ गई। कैसा ढोंग है, और कोई कष्ट तो मां को है नहीं। तब तो पहले की अपेक्षा काफी अच्छे दिन आ गए हैं। सोचता हुआ अपने को संयत कर, जैसा उसका स्वभाव था, बोला, मैं विलायत न गया होता तो अब तक तुम्हें कुछ कामों से छुट्टी मिल गई होती। मां पुत्र की बातचीत का ढंग पहचानती थी। समझकर चिंताशीलता के भीतर से हंसकर बोली, हाँ, तुम्हें बहुत काम करना पड़ता है अभी तक। हाँ, मदद करने वाली नहीं आई, कहकर पुत्र को प्रसन्न मुख छवि से देखती हुई सावित्री देवी पान लेकर उठी। क्या करूं, कोई मिलती ही नहीं तो मैं आज घर में लाकर बैठा दूं। मां हमारे आनंद ले रंग गई। पान देकर प्रसन्न कंठ से बोली, और जो मिलेगी वह मुझसे दूना काम लेगी। कुमार नहीं समझ सका कि माता ने कमल पर चोट की। पुत्र के मुख पर छाई अज्ञता को पढ़कर मुस्कुराकर माता ने पूछा, रामलोचन बाबू की लड़की को पहले पहल तुम्हें कहाँ देखा था? कुमार कुछ भावुक हो गया। कहा, वह बड़ी लंबी कथा है। वह लंबी कथा इतने से माता के पास संक्षिप्त हो गई। उन्होंने समझ लिया निरुपमा और कमल में कौन कुमार के मन के ज्यादा नजदीक है। बहकाकर कहा, लंबी कथा है, रहने दो। तुम्हें अभी कमल के यहाँ भी तो जाना है। अपनी प्रसन्नता को हृदय में छिपाकर मां ने पुत्र को देखा। नीरू क्या फिर आई थी मां? कुमार ने ओजस्वितापूर्ण आग्रह से पूछा। मां उतनी ही सहज होकर बोली, न फिर तो नहीं आई। कुमार गंभीरता से कपड़े पहन रहा था। इसी समय नीली और रामचंद्र कमरे में आए। कुमार को देखते ही मुस्कुराकर सावित्री देवी की ओर करकर ऊंचे गले से नीली ने कहा, दीदी का विवाह आज पक्का हो गया है। अगले सप्ताह सोमवार की रात को होगा। सुनकर सावित्री देवी जैसे कुछ चौंकी, पर वह दूसरे की समझ में न आया। कुमार कुछ कह न सका। कपड़े पहनकर धीरे पदों से नीचे उतरा। कमरे में सन्नाटा छाया रहा। धीरे धीरे कुमार नीचे उतरा कि दरवाजे पर चिट्ठी सा मिला। सावित्री देवी के नाम की एक चिट्ठी दी। मां के नाम किसकी चिट्ठी हो सकती है, सोचता हुआ कुमार ऊपर चढ़ा। हस्ताक्षर पहचाने हुए नहीं मालूम पड़ रहे थे। ऊपर कमरे के द्वार पर आकर मां से कहा, आपकी चिट्ठी, कहकर पास खड़ी नीली को बढ़ा देने के लिए दे दी। नीली चिट्ठी हाथ में लेकर उस पर निगाह डालते ही खुश होकर चिल्ला उठी, दीदी की चिट्ठी है। मन ही मन उसने निश्चय किया, दीदी यामिनी बाबू से विवाह नहीं करेगी, कुमार बाबू से करेगी, इसलिए चिट्ठी लिखी है। यामिनी बाबू के प्रति मन से उसका पूरा विद्रोह था। खुलकर कह दिया, दीदी
जामिनी बाबू को चाहती नहीं, बाबा जबरन विवाह कर रहे हैं। सुनकर खुशी के मारे सावित्री देवी को लिफाफा फाड़ना भूल गया और आनंद के लिए बढ़ी उसी तरह हाथ में लिफाफा लिए पूछा, फिर दी तुम्हारी किसको चाहती है? चेली कुमार की ओर देखकर मुस्कुराकर आंखें गड़ाकर रह गईं। मारे लाज के कुमार का मुंह लाल हो गया। माँ के सामने ऐसी बेहियाई उससे कभी नहीं हुई। उसे चिट्ठी देकर चला जाना था, वह खड़ा रहा। वह अवश्य चिट्ठी का मजमून जानना चाहता है। वह नीरू के हस्ताक्षर भी पहले से पहचानता था, तभी नहीं गया। माँ यही सोचेगी, सोचकर और लज्जित होकर नीचे उतरने के लिए चला। माँ ने लिफाफा फाड़ा था, चिट्ठी पड़ी नहीं थी। मुड़ते देखकर कहा, ठहर जाओ जरा। कुमार खड़ा हो गया। चिट्ठी पढ़कर सावित्री देवी ने कुमार को पढ़ने को दी। लिखा है, माँ, आपके मकान मैंने खरीद लिए। विधाता की इच्छा से अगले सोमवार को मेरा विवाह है। विवाह हो जाने पर मैं रामचंद्र के नाम की लिखा पढ़ी करूंगी। शायद इधर समय न होगा। आपकी स्नेह प्रार्थनी नीरू। कुमार ने पढ़कर एक नशे में जैसे धीरे धीरे माँ को चिट्ठी बढ़ा दी, फिर धीरे धीरे नीचे उतर गया। कमरे में वैसा ही सन्नाटा छा गया। नीली कुछ समझ नहीं पा रही थी, केवल सन्नाटे का अनुभव कर चुप थी। रामचंद्र रह रहकर माँ की ओर देख लेता था। सावित्री देवी फिर चिट्ठी पढ़ने लगी। एकाएक निगाह एक धब्बे पर गई। एक अक्षर फैल गया था। यह स्याही की बूंद नहीं, उन्होंने निश्चय किया, क्योंकि अक्षर फीका पड़कर फैल रहा है। बरसात के पानी की बूंद नहीं हो सकती, क्योंकि इसके पड़ने की संभावना तब है जब पत्र पोस्ट कर दिया जाएगा और इधर उधर लाया भेजा जाएगा, या जब चिट्ठी ईर्षा के हाथ में आएगा। यूं कमरे में लिखते समय झरोखे के पास बैठने पर बूंद पड़ सकती है। चली पास खड़ी थी, कुछ आग्रह से पूछा, तुम्हारी दीदी ने यह चिट्ठी कब लिखी? तुम्हें मालूम है? नीली निगाह से इस प्रश्न पर प्रश्न कर रही थी कि ऐसा क्यों पूछती हो। जरा ठहरकर सावित्री देवी ने फिर पूछा, तुम्हारी दीदी पत्र कहाँ लिखती है? अपने कमरे में। झरोखे के किनारे मेज है। नहीं, उनकी मेज दीवार के किनारे है। दीवार के किनारे है। सावित्री देवी ने निश्चय किया, यह अवश्य आंसू है। किनारे हाशिए के पास है। दाहिनी आंख का है, बाई का बाहर पड़ा होगा। देखते देखते गंभीर हो गई और पत्र पढ़ने लगी। अगर कुछ समझने लायक अभी छूट रहा है सोचकर। विधाता की इच्छा से को कई बार देखा, मनन किया। एक निश्चय के साथ उनकी श्री प्रसन्न हो गई। नीली से बोली, माँ, तू मेरी मदद करेगी? नीली ने पूरी सहानुभूति से कहा, हाँ, किसी से कहना मत। नीली ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। आश्वस्त होकर सावित्री देवी ने कहा, अपनी दीदी से कहना, रामचंद्र की माँ ने तुम्हारा पत्र पढ़ा है। वे जब तक तुमसे ना मिलेंगी, जल ग्रहण ना करेंगी, कल अवश्य मिलें। नीली गंभीर होकर बोली, मैं ले आऊंगी। कमल ढलते दिन के कमल की तरह उदास बैठी है। हाथ में एक पत्र है जिसे बार बार देखती है। रह रहकर बंगले के सामने सड़क की ओर एक ज्ञात आकर्षण से जैसे निगाह फेर लेती है। अभी दिन काफी है, पर प्रतीक्षा करते उसे देर हो गई। जी उब रहा है। एक बार पत्र को फिर पढ़कर झपट से भीतर गई और पैड ले आई। सोचती हुई चिट्ठी लिखने बैठी। क्या लिखे, किस तरह लिखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। केवल उत्तेजना बढ़ रही है। पत्र में घटना चक्र ऐसा है जो हर एक स्त्री हृदय में पुरुष के प्रति विरोध भाव उभार देगा। ऐसी ही ओजस्विनी भाषा में वह उत्तर लिखने लगी। मुख्य बात यह है कि वह हर तरह पिता से मदद करने के लिए कहेगी, पर अच्छा यह होगा कि एक बार उसके घर वाले उसके पिता से आकर मिल जाएं, और फुर्सत हुई तो इस बीच में वह पत्र लेखिका से साक्षात करेगी। पता लिखकर चिट्ठी लिफाफे में बंद कर दी और फिर सड़क की ओर देखा। कुमार आ रहा था, देखकर छिल गई। उठकर कुछ कदम आगे बढ़कर लिया। कुमार बिल्कुल पास आ गया तो उच्छ्वसित कंठ से बोली, जनाब, यह 2 का समय है। 4 बजने को 15 मिनट है। अब कानपुर तो हम लोग चल चुके, चले भी तो बस जाना आना होगा। कुमार कुछ ऐसी उधेड़ बुन में था कि उत्तर की नाप तोल वाली हालत से परे था। जैसा साधारण भाव आया कह दिया, तो ना हो होटल में रह जाएंगे। कुमार को न कानपुर जाने की आवश्यकता थी, न होटल में रहने की। कमल का प्रस्ताव था एक साथ जरा टहल आने का। उसने एक तरह कह दिया। लज्जित होकर मुंह फेर कर कमल एक पूरे जोर की छिपी हंसी हंस ली। तब तक कुमार बढ़कर उसी कुर्सी पर बैठ गया, भीतर से बिल्कुल दूसरे रूप का भरा हुआ। कुमार के आज के भाव की ओर कमल दूसरे दिनों से अधिक आकृष्ट हो रही है। आज वह उसकी निगाह में और पवित्र और परिमार्जित मालूम दे रहा है। आज उसे देखकर उसके हृदय का स्नेह का फव्वारा रुकना नहीं चाहता। आज उसमें न जाने कौन सा आकर्षण है कि उसके संग मात्र से जैसे वह ऊपर उठती जा रही है और ऐसी जगह पहुंची है जहां जड़ बंधन का ज्ञान भी उसे नहीं रह गया, केवल आनंद मान रही है।
एकाएक इस आनंद के भीतर उद्भावना पैदा हुई। कहा, चलिए एरोड्रोम, आकाश में उड़ाया जाए। घंटी दी, नौकर से मोटर ले आने के लिए कहा। कुमार निर्विकार भाव से बैठा रहा। कमल ने सोचा कानपुर जाना नहीं हुआ, इसलिए इनका दिल बैठ गया है। ड्राइवर ने गाड़ी सामने लाकर लगा दी। कमल सजी बैठी थी। कुमार से बैठने के लिए कहा। नौकर ने गाड़ी खोल दी। कुमार सामने ड्राइवर के पास बैठा। कमल लजाकर शिष्या की तरह भीतर बैठी। मन में एक प्रश्न उठता रहा, ये यहां बैठते तो छूट लगने की भी कोई बात थी। चलते समय नौकर से कागज उठाकर रखने के लिए कह दिया। गाड़ी चल दी। कमल अकेली बैठी रही। ऊपर एरोप्लेन के उड़ने की घरघराहट हो रही थी। कुमार कल्पना के नेत्रों से नीरू का विवाह देख रहा था। रह रहकर सुबह वाली सूरत, वह फूली लता के भुजों के भीतर का मुख, वह पीछे का सूर्यमंडल, वे एकटक काली काली बड़ी बड़ी आंखें याद आ रही थीं। उस दृष्टि का भाव याद आते ही एक अज्ञात दर्द उठता था। जब जूता पॉलिश करने के लिए गया था, उस समय जिस तेजी में वह उसके सामने गई थी, जिस निर्वरोध अपनाव से उसे देखा था, भीतर से आज उसे पाने के वही भाव कुमार में उठ रहे हैं। पर हाय, यहाँ वह निरुपमा कहाँ, यहाँ तो उसकी छाया है। देखते देखते एरोड्रोम आ गया। कमल उतर पड़ी। कुमार का दरवाजा खोल दिया। कुमार फिर भी बैठकर सोच रहा है। टेक कर कहा, सी यू स्लीपिंग और थिंकिंग? जनाब सो रहे हैं या सोच रहे हैं? कुमार होश में आ संभल कर लज्जित होकर नीचे उतरा। एरोप्लेन अभी आकाश में उड़ रहा था। इसके बाद के जाने वाले गर्दन उठाए देख रहे थे। कमल कुमार के पास ही एक प्रकार सटकर खड़ी थी। बोली, काफी भीड़ होती है, हमें कुछ देर होगी शायद। देखते देखते एरोप्लेन उतरा। कमल और कुमार की आंखों में विस्मय था। नीरू और यामिनी बाबू उतरकर उसी ओर बढ़ रहे थे। अभी इन्होंने न देखा था। निकट आने पर कुमार के साथ कमल को सरल आंखों से नीरू ने देखा और आंखें फेर लीं। मुंह फेरने का भाव दोनों के हृदय में अंकित हो गया। कमल ने कुछ देर ठहर कर नीरू से मिलने की अपनी बढ़ती हुई इच्छा को रोककर यामिनी बाबू को देखा, जैसे मनुष्य किसी कीट को देखता है। उसके साथ कुमार की जल्द होने वाली शादी के भाव को उपेक्षा की दृष्टि से उल्लंघन कर जैसे यामिनी बाबू ने कुमार को देखा, तब तक बिल्कुल नजदीक आ गए थे। उपेक्षा के स्वर से कहा, अब जूता पॉलिश करना छूट गया, जान पड़ता है। वैसी ही उपेक्षा से कुमार ने कहा, हाँ, तुम्हें उतनी शिक्षा देनी थी वह दे चुका, बाकी जितनी रह गई है वह मैं पूरी कर दूंगी। कमल ने कहा। यामिनी बाबू झेंप गए, कुछ मतलब ना समझे, तरह तरह के अर्थ करने लगे। मतलब कोई नहीं समझा। पर नीरू खुश हुई, यद्यपि भीतर से अप्रसन्न रही और यामिनी बाबू के साथ खुश आकर कुमार को अप्रसन्न करने की ना सोची। एक बार ललित दृष्टि से कमल को देखा, जिस लालित्य में श्रृंगार नहीं, करुणा थी, बेबसी का बयान था। आज कमल सब कुछ समझी। यदि कुमार के लिए उसके भीतर प्यार न होता तो कमल को देखकर उस तरह वह आंखें न फेर लेती। अगर यामिनी को चाहती होती तो भी नहीं। खुलकर पहले कही बात को याद दिलाना चाहा कि मैंने पहले तुमसे पूछा था और मैं अब भी वही हूँ। तुम्हें बहुत बड़ा भ्रम हुआ है। पर वहां खड़े इक्के दुक्के आदमियों की तरफ ध्यान गया। फिर यामिनी बाबू के लिए भी सोचा कि कुछ का कुछ सोच लेंगे। मुमकिन दर्द पर हाथ जाए, यह अच्छा नहीं सोचकर कुमार का साथ छोड़कर यामिनी बाबू के संग बढ़ती हुई निरुपमा को एक बगल से बुलाया। नीरू चलने को हुई तो यामिनी बाबू ने स्नेह से कहकर रोका, हमें अब जल्द चलना चाहिए नीरू, और भी तो बातें हैं। हाँ, जरा बात सुन लूं, सलज्ज कहकर नीरू कमल की ओर चली। एक साथ होकर दोनों एकांत की ओर बढ़ती चली। नीरू एकाग्र हुई, पर कुछ कह न सकी। एक बार और मैंने तुमसे पूछा था, पर तुमने उत्तर नहीं दिया, टाल दिया था। मेरी इच्छा होती है अब मैं भी टाल जाऊं और अच्छी तरह तुम्हारा सर्वनाश देख लूं। नीरू कांप उठी, त्रस्त स्वर से कहा, मैं समझ नहीं सकी। तुम जितना समझती थी मैं उतना ही तुमसे पूछ रही थी। अगर उतना ही तुम बता देती तो आज इतने बड़े हास्यास्पद नाटक का तुम्हें पार्ट न अदा करते रहना पड़ता। ये इतनी सहृदय बात थी कि नीरू सत्य की जगह से दुर्बल पड़ गई। वह छिपा सत्य जाहिर हो गया। उसने कहा, मैं खुद अपने मर्ज की दवा के लिए चली थी। मैं खुद अपने मर्ज की दवा के लिए चली थी, पर रास्ते में तुमने बाधा दी। मैंने बाधा दी? कैसी बाधा? तुम कुमार बाबू को प्यार करती हो? कमल आश्चर्य की दृष्टि से नीरू को देखती रही। कहा, प्यार करती हूँ, इसका एक ही अर्थ मेरे पास है। उससे विवाह का कोई ताल्लुक है यह मैं नहीं जानती। दूसरे अलबत्ते यही अर्थ संयोग लेते हैं। नीरू उदास होकर मुरझा गई, फिर एकाएक अपनी प्रभा से चमक उठी। बोली, कुमार बाबू के यहाँ तुम्हें उनके साथ देखकर मैंने वैसा ही निश्चय किया था। इसीलिए अपने दर्द की दवा से मैंने अपना हाथ खींच लिया।
मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारी प्रतिद्वंद्विनी बने। सही तो कुमार बाबू की माँ का जैसा स्वभाव है, मैं जानती हूँ वे मुझे अवश्य आश्रय देती। मैंने जानबूझकर यह जहर पिया है, मुझे भ्रम था ही। वे आश्रय अब भी देंगी। नहीं, तुमने स्वयं अपना आश्रय स्थल खोज लिया और यही तुम्हारे योग्य भी है। हृदय से तुमने धोखा नहीं खाया। इस जिस मनुष्य के साथ तुम आई हो, यह उफ क्या है, क्या है? फिर बताऊंगी। क्या तुम्हारा विवाह ठीक हो गया? हाँ, नीरू ने डरे हुए गले से कहकर विवाह तिथि बताई। तो वे तैयारी अवश्य कानपुर से करेंगे और वहीं से बारात भी लाएंगे। हाँ। कब जाएंगे? कल सुबह। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम कुमार बाबू को प्यार करती हो या नहीं? नीरू लज्जित होकर देखने लगी। बोलो, कमल ने जोर दिया। करती हूँ, कुछ बेहियाई से नीरू ने कहा। ऊहो ओह वाला प्यार? कमल खिलखिलाकर हंसी। तब तक यामिनी बाबू ने बंगला में कुछ उद्धत स्वर से देर हो रही है कहकर नीरू को बुलाया। नीरू ने बिल्कुल स्वतंत्र दृष्टि से देखा। कमल से कहा, इसे कह दूं चला जाए? नहीं नहीं नहीं, मजा ना बिगाड़ो। जब नाटक यहाँ तक हुआ तब पूरा किए बगैर क्यों छोड़ा जाए? यानी पर बातें फिर कहूंगी। इस समय तुम निश्चिंत होकर जाओ, इन्हें अच्छी तरह अब हवा खिलाना। नीरू अभिवादन कर हंसती हुई चली। कमल कुमार के पास आई। नीली प्रतीक्षा में थी। मोटर के आने की आहट मिली। चीली ने ऊपर से झांक कर देखा। यामिनी बाबू के साथ दीदी को देखकर जल गई। नीरू उतरकर यामिनी बाबू से स्नेह संभाषण कुछ किए बगैर जीने पर चढ़ने लगी। कुछ द्रुतपद अपने कमरे में आई। घर वालों की बेहियाई, स्वार्थपरता आदि सोचकर हृदय से झुलसती हुई। उसके आते ही नीली सामने आकर खड़ी हो गई और बड़े धीमे और विश्वस्त स्वर से कहा, दीदी, कुमार बाबू की माँ कहती थी कि तुम्हारी दीदी का पत्र हमें मिला है, पर जब तक तुम्हारी दीदी हमसे न मिलेगी हम जल ग्रहण न करेंगी, और मुझे यह बात किसी दूसरे से कहने को मना किया है। नीरू ने स्नेह की दृष्टि से बहन को देखा, फिर वैसे ही धीमे स्वर से कहा, नीलू, तू अभी मुझे वहां ले चल, वे जरूर रात को फिर भोजन न करेंगी। नीली प्रसन्न होकर उछल पड़ी। पूछा, कोई पूछेगा तो क्या कहूंगी? कहना, दीदी अमीनाबाद कुछ सामान खरीदने गई थी। नीरू पुनः पुनः पुलकित होने लगी। आनंद की भी बाढ़ आती है। बार बार मन कहने लगा, अवश्य कोई शुभ संवाद है। भीतर से श्रद्धा ने कहा, ये धर्म की माँ है, इनके स्नेह की तुलना नहीं हो सकती। ये पत्र से सब कुछ समझ गई हैं। नीरू ने अपनी साड़ी की ओर देखा। घृणा हो गई। इसका यामिनी के वस्त्रों से स्पर्श हुआ है, इससे उस गृह में प्रवेश नहीं हो सकता। दासी को नहीं बुलाया। नीली से रोज की पहनने वाली सादी साड़ी ले आने के लिए कहा। स्वयं स्नानागार चली गई। नहाकर कुछ कपड़े वहीं छोड़ दिए। वस्त्र बदलकर हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि अब कभी ऐसे दूषित संग में न फंसना पड़े। हृदय में एक अपूर्व साहस आया। जो साहस लेकर वह कुमार के घर एक दिन गई थी, वह फिर मिला। अब उसे संसार में किसी का भय नहीं। भय वाला पहला स्वरूप सोचकर उसे हंसी आती है। वह कैसी यंत्र की तरह बन जाती थी। इसी समय एकाएक दासी सामने आकर खड़ी हुई। नहाने के कमरे में जो कपड़े छोड़ आई हूं, ले लेना। दासी प्रसन्न होकर चली गई, मन में सोचती हुई कि आज जमाई बाबू के साथ टहलने गई थी, उसकी खुशी है। नीरू नीली को लेकर बाहर चली। निसंकोच सीधे कुमार के मकान के सामने आकर खड़ी हुई। शैला ने आवाज दी। दरवाजा ढकेल कर देखा, खुला था। बिजली जल रही थी। नीरू नीली को आगे कर भीतर गई। सावित्री देवी भोजन पकाकर दाल छौंकने के लिए घी गर्म कर रही थी। एक तरफ मलिकवा की माँ बैठी थी। रामचंद्र भीतर पड़ रहा था। नीली की आवाज से सावित्री देवी समझ गईं कि अब के नीली अकेली ना होगी। तब तक दोनों बिल्कुल पास आ गईं। चलो बैठो, मैं अभी आ गई, कहकर सावित्री देवी घी के नीचे और आंच करने के लिए फूंकने लगी। शैली दीदी को उसी कमरे में ले गई। साथ मलिकवा की माँ भी गई। रामचंद्र ने पढ़ते हुए आवाज न सुनी थी। नीरू को देखकर खड़ा हो गया। चिरू ने सस्नेह रामचंद्र की थोड़ी पकड़कर हिला दी। पढ़ रहे हैं, और उसी पलंग पर बैठ गई। नीरू को जैसा सुन चुकी थी। नीली भी सावित्री देवी को माँ कहकर पुकारती थी। रसोई के पास जाकर कहा, माँ, दीदी तुम्हें खिलाने के लिए आई है। सावित्री देवी हंसी। कहा, हाँ, पर ये तो बताओ कि यह रसोई तुम्हारी दीदी आज ही मुझे खिलाएगी या हमेशा? नीली आशय समझ गई। बिना कुछ कहे जैसे वह हृदय से छोटी हुई जा रही थी, ऐसा सोचकर अप्रतिभ कंठ से बोली। हमेशा यह कंठ जैसे नीली का नहीं, किसी सत्य का हो। चिरू सुन रही थी। हृदय भर गया। अपने हृदय की शक्ति से हृदय को बांधने लगी। सावित्री देवी रसोई से बाहर निकली।
नीरू को देखकर उसकी प्रसन्न मुख छवि से ऐसी प्रसन्न हुई कि जैसे उनकी समस्त साधना आनंद बनकर भर गई हो। प्यार से नीरू की ठोड़ी उठाकर बलाएं लीं, पीठ और कंधे पर हाथ फेरती रहीं। चिरू पालतू चिड़िया की तरह बैठी रहीं। सावित्री देवी एकटक देखती रहीं। उनके सोचे हुए भावों का कहीं से भी विरोध न था। बंगला में बुलाकर नीरू को दूसरे कमरे में ले गईं। हाथ में चिट्ठी देखकर नीरू ने आंखें झुका लीं। बंगला में ही सावित्री देवी ने कहा, माँ से हृदय का भाव कहीं इस तरह छिपाया जाता है। इससे तुम्हें कितना कष्ट हुआ, चाहे तो गांव में नीली की बात से ही समझ चुकी थी। फिर तुमसे मिलकर और यहीं एक जगह तुम्हें और कुमार को देखकर समझी। कहो तो यह पानी की बूंद है या तुम्हारा आंसू। आप माँ हैं, आपकी दृष्टि में भ्रम न था। आपने ठीक देखा और ठीक समझा है। निरुनत दृष्टि सरल गंभीर कंठ से बोली, तो इस संबंध में तो तुम्हें ही अपने संचालन का भार लेना होगा, तभी तुम सफल होगी। मैं तुम्हारी केवल अनुकूलता कर सकती हूँ। सावित्री देवी बिल्कुल माँ की तरह मिलकर बोली, मैं ऐसा ही करूंगी। कमल के संबंध में मुझे भ्रम न हुआ होता तो उसी रोज मैं इसका आभास दे गई होती। सावित्री देवी समझकर मुस्कुराकर बोली, फिर भी तुमने बहुत कुछ आभास दिया था। चाओ, कुमार की कुछ किताबें वहां हैं, कोई ले लो और पलंग पर लेटकर आराम से पढ़ो। तब तक मैं कुछ भोजन और बना लूं। मुंह जुठार जाओ, कुमार भी तब तक आ जाएगा, तुम्हें छोड़ आएगा, उससे निश्चय भी कर लेना। सम्मति की सूचना के तौर पर नीरू धीरे धीरे कमरे के बाहर निकली और उसी तरह पसंद की एक किताब लेकर देखने लगी। सावित्री देवी ने फिर चूल्हा जलाया। थोड़ी देर में कुमार के साथ कमल भी आई। कमल को देखते ही प्रसन्न सावित्री देवी ने कहा, आज हमारे बड़े भाग्य हैं। अच्छा। नीरू को देखकर कमल ने कहा, इसीलिए, लेकिन हमारे भी भाग्य क्यों न जगे माँ। बाहर चकल कर कहा। सावित्री देवी अज्ञ दृष्टि से देखने लगी। देखकर बोली, यानी इनके पीछे हमें भी गर्मागर्म भोजन क्यों न मिले। सावित्री देवी लजा गईं। कमल कहती गई, यद्यपि बहू अपनी अधिक है और उसकी थाली में घी के अधिक पड़ने की संभावना है। फकान का सारा वायुमंडल और हो गया। चारों ओर जैसे तीव्र प्राणों का स्पंदन हो चला। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना कमल भीतर गई और नीरू की बगल में उसी पलंग पर बैठती हुई कुमार से बोली, आप तो जानते होंगे, कहा है, उपायन ही यच्छक्यं न तच्छक्यं पराक्रम है का क्या कनक सूत्रेण कृष्ण सर्पोनिपातिता। चिरू मुस्कुराकर बोली, यानी तुम काकी हो। मैं काकी हूँ, नानी हूँ, काले सांप को कैसा खिलाती हूँ। देखो, बल्कि कहना चाहिए, तुम्हारी इस वैवाहिक विचित्रता में कैसे फिनिशिंग टच देती हूँ देखो। चिरू जानती थी इससे ज्यादा बातें करने पर जगह जगह नीचा देखने की यथेष्ट संभावना है, इसलिए चुप हो गई। कुमार अखबार उलट रहा था। मलिकवा की माँ 2 मंजिले के आंगन पर पान लगा रही थी। कमल कहती गई, पीएचडी, डॉक्टर्स फाइल, डॉक्टर की शीशी न बनाई मैंने तो नाम क्या। फिर नीली की तरफ निगाह गई, कहा, उस मकान में अगर कोई समझदार है तो सिर्फ नीली। नीली सीधी होकर बैठी। कमल कहती गई, दुनिया के गुप्त कार्य जितने ऐसी उम्र में होते हैं उतने किसी उम्र में नहीं। इस उम्र के कार्य में रोचकता काफी रहती है। करने वाले को भी आनंद मिलता है, देखने वालों को भी। और नीली के लिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्य में नीली दक्षता दिखा सकती है। यामिनी को डॉक्टर की शीशी बना देगी। नीली खुश होकर हंसी। अच्छा नीली, दबने की कोई बात नहीं, तेरी दीदी जब की है तब विवाह भी जरूर होगा। तू यह बता कि अपनी दीदी के योग्य तो किसे समझती है, यामिनी बाबू को या कुमार बाबू को। कुमार बाबू को, इम्तहान देती हुई जैसे उच्छ्वसित होकर नीली बोली, ठीक कहा तूने, मेरी भी यही राय है। अच्छा, ये बता कि इस काम में अगर पूरी मदद की जरूरत तुझी से हो तो पूरी कर सकती है या नहीं। कर सकती हूँ। नीली बिल्कुल तमकर बोली, अच्छा, भेद खोलने के लिए अगर तेरे घर वाले तुझे कमरे में बंद कर बेंत लगाना शुरू करें तो तू कितने बेंत सह सकती है। 50। शाबाश, तू अवश्य काम कर सकती है। फिर नीरू से कहा, नीरू तुम्हें काफी कड़ा होना होगा। यह राहु ग्रास बगैर टेढ़ा पड़े दूर ना होगा। तुम्हारा सेन रोड वाला बंगला खाली है ना। हाँ है शायद, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम, वह खाली है। यामिनी बाबू के चले जाने पर उसे सजवा लेना और नीली को लेकर उसी में आकर रहना जब विवाह के 4 रोज रह जाएं। कहकर नीरू का हाथ पकड़कर उठी और जीना पार कर छत पर ले चलने के लिए चली। नीरू चली। छत पर पहुंचकर नीरू से कहा, अब तुम नाबालिग तो नहीं, सब कुछ समझती हो। तुम्हारे मामा वगैरह कैसे हैं इसका तुम्हें परिचय मिल चुका है और थी अच्छी तरह परिचय पालोगी। जरा इसे भी देखो। कहकर जेब से आई हुई चिट्ठी निकाल कर दी और दिया सलाई जलाई। कहा, पढ़ो। नीरू पढ़ने लगी। पढ़कर गुस्से से तमा उठी, हूँ समझी, तुम जो कुछ भी कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरी आंखों से जितना अंधकार था सब कटता जा रहा है।
मैं अच्छी तरह अब तुम्हारी पहली और अब तक की बातों का मतलब समझ रही हूँ। हाँ, वहां जाकर तुम अपने मामा को ऐसा पत्र लिखो जिसमें बात तो स्पष्ट ना हो, पर यह साफ साफ उन्हें मालूम हो जाए कि तुम उनकी चालबाजियों को जानती हो और तुम्हें उनकी मदद की जरा भी परवाह नहीं। मदद तो वही चाहते हैं और चाहेंगे, क्योंकि वह मदद तुम्हारे पास है और तुम दे सकती हो। अगर चाहो लिख देना कि बंगले में ऊपर कोई ना आ सकेंगे, और जब बुलाओ विवाह के ठीक पहले तभी वे लोग वहां जाएं, भोजन पान का कुल प्रबंध कराएं, वर यात्रियों को खिलाएं पिलाएं। जो उनका काम है, इधर की स्त्रियां भी नीचे ही रहेंगी। तुम इच्छानुसार नीचे उतरकर उनसे मिल लोगी। इस तरह उन्हें अपनी लघुता के ज्ञान से दुख होने पर भी वे विशेष बुरा न मानेंगे। पहले तो यही समझेंगे कि यह पाठ यामिनी का पढ़ाया है, साथ साथ ये भी ख्याल करेंगे कि विवाह हो जाने पर पहले वाले पराए और बार वाले अपने होते हैं। नीरू कुछ जल्दी कर गई। ये भी लिख देना कि तुम्हारे बाबा की इच्छा थी कि तुम्हारा हिंदुस्तानी ढंग से विवाह हो, इसलिए तुम उनकी इच्छा पूरी करना चाहती हो। विवाह में एक योग्य हिंदुस्तानी पंडित को तुमने आमंत्रित कर दिया है। कुछ संदेह लोगों को हो सकता है, पर जब तुम सशरीर मौजूद हो तब वह केवल संदेह ही रहेगा। उन्हें उसकी जड़ जम नहीं सकती। फिर नीरू से अपने प्लान की सारी बातें कहीं। नीरू बहुत खुश हुई। तुम्हें मौलिक चिंताशीलता अवश्य है। कमल की संवर्धना की। भोजन तैयार हो चुका, पत्तलें पड़ गईं। रामचंद्र ऊपर बुलाने के लिए गया। कमल ने बालक को पकड़कर पूछा, इन्हें तुम क्या कहते हो दीदी? ये ठीक नहीं। गंभीर होकर बोली, फौजी कहा करो। हाँ, तो अभी ब्याह कहाँ हुआ? रामचंद्र हंसी न रोक सका। यामिनी बाबू दूसरे दिन चलते समय नीरू से विदा होने गए तो नीरू ने कहा, मेरी इच्छा है कि मेरा विवाह मामा के घर से नहीं, मेरे घर से हो। इस समय सेन रोड वाला मेरा बंगला खाली है, बारात वहीं आए। आप मामा से कह दीजिए कि आपकी भी यही राय है। मैं इधर बहुत मिलना जुलना नहीं चाहती, मुझे अच्छा नहीं लगता। आखिर सबका विवाह होता है, मेरा भी हो रहा है। स्त्रियों के मजाक के तीर ऊपर से सहने पड़ते हैं। हाँ, भोजन पान रोशनी बाजे और नाच गाने में खर्च है, वह सब मामा के हाथ रहेगा। यामिनी बाबू गंभीर होकर सहमत हुए और विदा होते समय सारी बातें मामा को समझा दी। उनके चले जाने पर कमल ने बड़ा काम किया। प्रोफेसर दुबे को समझाया कि जबकि क्रिश्चियन रहने में अब विशेष आर्थिक फायदे वाली बात नहीं रह गई और हिंदू होने में एक फायदा नजर आता है, तब घर भर फिर हिंदू क्यों न बन जाएं? अगर हिंदुओं में शुद्ध करने की ताकत नहीं तो आर्य समाजियों में तो है। आर्य समाजियों और हिंदुओं में उतना फर्क नहीं जितना हिंदू मुसलमान या क्रिश्चियन यहूदी में है। प्रोफेसर दुबे को जितनी तरह के आर्थिक सामाजिक और धार्मिक लाभ हो सकते थे, एक एक कर कमल ने सब समझाए। प्रोफेसर दुबे मान गए। कमल को धन्यवाद दिया। कमल पिता के साथ अच्छे अच्छे वकील, बैरिस्टर, सरकारी अफसर, यहाँ तक कि शहर कोतवाल से भी मिली और सबको आमंत्रित किया। फिर छपा निमंत्रण भिजवाया। यद्यपि नीरू अपने बंगले में रहती थी, फिर भी बंगला विवाह के लिए किराए पर उठाया जा रहा है, ऐसी लिखा पढ़ी हुई। सब तरफ से कमल ने पूरा पूरा ध्यान रखा और थोड़े समय में पूरी सफलता प्राप्त कर ली। धीरे धीरे विवाह का समय निकट हो आया। कमल ने नीरू के बंगले में 24 घंटे पहरे के लिए 8 गोरखा सिपाही कर लिए। एक पहरा गेट पर लगाया, एक 2 मंजिले के जीने पर। देखते देखते विवाह वाली सुहावनी शाम हो आई। एक साथ बिजली के रंगीन बल्ब तरह तरह के आकार से सजाए जल उठे, जैसे आकाश सहस्रों पृथ्वी लता गुल्म सब विवाह देखने के लिए आमंत्रित हों। सामने बड़ा शामियाना तना, चारों ओर कायदे से कुर्सियां रखी हुई, एक और कीमती मखमली गद्दीदार बड़ी कुर्सी। चुने हुए आमंत्रित एक एक करके आते हुए सब पूरी अभ्यर्थना के साथ कुर्सियों पर बैठाए जाने लगे। तरह तरह की खुशबू से हवा मत्त हो उठी। प्रसिद्ध नर्तकी का गाना होता हुआ रास्ते से एक छोर से दूसरे छोर तक मोटरों का तांता लग गया। शाम होने के कुछ बाद वर यात्री भी आ गए। उनके लिए एक ओर की कुर्सियां निश्चित की हुई थीं। सब बैठे। यामिनी बाबू की अंग्रेजी ढंग की बंगाली सज्जा देखने लायक थी। सभा में पूरा सन्नाटा था, यद्यपि इधर उधर तरह का शोर गुल हो रहा था। एक दूसरी ओर आमंत्रितों को समय पर जल्द भोजन करा देने का इंतजाम हो रहा था। योगेश बाबू इसी जगह मनोनिवेश किए हुए थे। कतार की कतार कुर्सियां पड़ी हुईं, मेजें सटी हुईं। पाचक गण पटुता से प्रस्तुत की क्षण मात्र में यंत्र से जैसे काम होने लगे। नियमानुसार घर की स्त्रियों को विवाह के दिन शाम से कुछ पहले आना था। जो मामा के घर की महिलाएं थीं, उनके नाम की एक एक छपी सूचना नीचे एक एक कमरे में थी। उनके स्वागत का भार कमल पर था, जिन पर पहरा कोई ऊपर नहीं जा सकती थी।
उनके साथ उनकी परिचित आई हुई सखी रह सकती थीं। अन्य महिलाओं के लिए अलग अलग कमरों का प्रबंध था, एक साथ 3-4 के रहने का। महिलाओं के निमंत्रण की सूची कमल के हाथ में थी। यह प्रबंध देख प्राचीनाओं ने सोचा यह नया फैशन है। नीरू के मामान वालियों ने सोचा यह यामिनी बाबू की उपज है। सबीनाओं ने सोचा यह आदर्श है, ऐसा ही होना चाहिए। इससे औरतों का एक साथ डड्डबड्ड भेड़-धसान नहीं होता। निश्चित समय पर आमंत्रित महिलाओं के आने पर नीरू विवाह के लिए साज से सजी हुई, मस्तक पर चंदन, मुक्तकेश, रक्तवास आभरणों से झलमलाती हुई, नीली को लिए हुए ऊपर से नीचे उतरी। एक एक करके वह सबके कमरे में गई और पूज्य महिलाओं को प्रणाम किया। सबने प्रसन्न दृष्टि से नीचे से ऊपर तक उसे देखा और आशीर्वाद दिया। उसके ममान वाली कुछ नाराज हुईं क्योंकि अपने हाथों उसे सजा नहीं पाईं। एक ने व्यंग्य भी किया, अगर विवाह हिंदुस्तानी ढंग से होगा तो यह बंगला सज्जा फिर किस लिए? हिंदुस्तानी ढंग से विवाह होने की बात है, पहनावे की नहीं। थोड़े में उत्तर देकर नीरू निवृत्त हो गई, फिर वहां से दूसरी ओर चली। इस प्रकार सबसे मिलकर नीली के साथ ऊपर चली गई। अब रात के 10 का समय हुआ, सबको जिवाने का प्रबंध होने लगा। इधर हिंदुस्तानी पंडित जी बड़ा पद्या बांधे एक ओर बनाए हुए मंडप में आ विराजे, साथ साथ प्रजाजन और उनके सहायक कमल मुस्तैदी से उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करती हुई। महिलाओं को विवाह देखने का आमंत्रण फिर गया। सब मंडप में आकर एकत्र होने लगी और पंडित जी का अद्भुत वेश देखकर एक दूसरे को धीरे से धकेल धकेल कर मुस्कुराने लगी। शिक्षित पंडित जी की गंभीरता में फर्क न पड़ा। उन्होंने स्वरचित संस्कृत भाषा में वर और गुंठनवती वधू को ले आने की आज्ञा की। फिर डॉक्टर यामिनी बाबू शिष्टता पूर्वक आकर अपने आसन पर विराजमान हुए। यद्यपि उस हिंदुस्तानी असभ्य वेश वाले पंडित के प्रति उन्हें हृदय से घृणा थी। कमल अवगुंठनवती वधू को लेने के लिए 2 मंजिले पर गई। वधू तैयार थी। आज्ञा के अनुसार उसे लेकर कमल मंडप में आई। महिलाएं आनंद पूर्वक ऊल ध्वनि करने लगीं। पंडित जी ने कर्मकांड शुरू किया और शिक्षित वर्ग की रुचि का जैसा रूप उनके सामने पहले रखा गया था, तदनुसार विवाह को संक्षेप में ही समाप्त किया। 1 घंटे के अंदर अंदर अब तक आमंत्रित सज्जन भोजन कर चुके और शहर वाले मंडप में आकर विवाह देखकर प्रसन्न होकर हर्ष ध्वनि कर गए। विवाह हो गया, कुछ लोकाचार रह गया। ये बंगाल की फूल शैया वाली प्रथा है। कमल वधू को लेकर चली और यामिनी बाबू को अनुसरण करने के लिए कहा। महिलाओं से कहा कि कुछ देर बाद अब वे सब ऊपर चलने की कृपा करें। वधू को लेकर कमल ऊपर गई। पीछे पीछे यामिनी बाबू जा रहे थे। देखा, ऊपर भी एक वेदी है और एक ब्राह्मण आसन पर बैठा हुआ है। ब्राह्मण ने बंगला भाषा में यामिनी बाबू से कहा, यह आपकी मातृ वेदिका है, इसे भूमिष्ठ होकर प्रणाम कीजिए। यामिनी बाबू ने इसे भी कर्मकांड की एक धारा समझा और भक्तिपूर्वक भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। कमल बहू को कमरे में ले गई। पीछे से यामिनी बाबू भी गए। कोमल सुगंधयुक्त फूलों की शैया पर बहू को बैठा दिया और यामिनी बाब से सुखपूर्वक रात्रियापन के लिए कहकर बाहर निकल द्वार पर सांकल चढ़ा दी। नीली बाहर थी, महिलाओं को बुला लाने के लिए भेज दिया। आप वहीं बिजली के प्रकाश में बीच के हॉल के बिछे फर्श पर बैठ गई। सिपाही ने जीने का रास्ता छोड़ दिया। महिलाओं का दल देखते देखते एकत्र हो गया। इसी समय यामिनी बाबू ने द्वार भड़भड़ाया, पर वह बंद था। वे भीतर से चिल्लाए, मेरे साथ विश्वासघात किया गया है, खोल द्वार। चुप रहो मूर्ख। कमल उत्तेजित होकर बंगला में बोली, पुलिस के आदमी अभी यहाँ से नहीं गए। तुम स्वयं समझो कि तुम्हारे साथ न्याय हुआ है या अन्याय। यामिनी बाबू चुप हो गए। महिलाओं में कोलाहल उठा। सबने क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कहकर कमल को घेर लिया। कुछ देर तक कमल चुप रही, पर मिस दुबे की अवस्था का विचार कर सबसे कह देना ही उचित समझा। यद्यपि उसने देर तक सांबोपांग यह प्रसंग महिलाओं को सुनाकर कहा, फिर भी यहाँ संक्षेप में उसकी समाप्ति की जाएगी तो किसी के लिए समझने की कसर कदापि ना रहेगी। कमल ने कहा, डॉक्टर यामिनी को जैसी विलायत की हवा लगी, तदनुकूल अपनी जोड़ी की तलाश करने लगे। मिस दुबे साथ पढ़ती है, BA की छात्रा है, कोई गंवार गावदी लड़की नहीं। लखनऊ आकर एक दिन डॉक्टर यामिनी ने इन्हें कहीं देख लिया। फिर अनेक दिन इनके यहाँ इनके पिता के पास गए। एक साथ उठे बैठे। इनके पिता प्रोफेसर दुबे किसी कारण से क्रिश्चियन हो गए थे। डॉक्टर यामिनी पहले उनसे अपने धर्म परिवर्तन के संबंध में सलाह लेते रहे। उनके साथ चर्च भी जाया करते थे। प्रोफेसर दुबे को मालूम हो गया कि डॉक्टर यामिनी उनकी कन्या को प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उदारता दिखलाई। उनसे कहा कि आप चाहें सिविल मैरिज कर सकते हैं। डॉक्टर यामिनी अविवाहित थे और चूंकि हर तरह अपना प्यार जता चुके थे, अपना धर्म छोड़ने को तैयार थे, इसलिए दूसरी तरफ से प्यार पाना कुछ अस्वाभाविक किया।
अनुचित न था। कुमारी दुबे भी इन्हें प्यार करने लगी। क्रिश्चियन समाज में कुछ अधिक आज़ादी है ही। दोनों एक साथ आधी रात तक टहलते फिरते मिलते जुलते रहे। विवाह से पहले दोनों का चारित्रिक पतन भी हुआ, जिसका परिणाम सिफिलिस गनोरिया के रूप में यामिनी बाबू में न होकर गर्भ रूप में मिस दुबे में हुआ। ये गर्भ अभी बहुत छोटा है, पर शंका के कारण बहुत बड़ा। कुछ दिनों बाद यामिनी बाबू की नीरू से विवाह की बातचीत हुई। इधर कुछ अधिक फायदा था, आर्थिक रूप से। नए प्रेम से भी अधिक फायदा हो सकता है या नहीं, इसका ज्ञान आप लोगों को मुझसे अधिक हो सकता है। खैर, इन्होंने उधर जाना बंद कर दिया। मिस दुबे को घबराहट हुई। उसने मुझे एक चिट्ठी लिखी। मैंने बाबा से पूछा, फिर उनकी सलाह से काम करती रही। प्रोफेसर दुबे को फिर धर्म परिवर्तन की सलाह दी, क्योंकि अदालत में बदनामी होती, खर्च भी होता। प्रोफेसर दुबे ने वैसा ही किया। अब वही दोनों वर और वधू के रूप से उस कमरे में हैं, जिसके लिए डॉक्टर यामिनी का कहना है कि उनके साथ धोखा किया गया। महिलाएं प्रसन्न हो गईं। यह बहुत अच्छा हुआ। चारों ओर से संतोष ध्वनि गूंजने लगी। कमल उत्तेजित थी, पर समय आने पर अपना मनोभाव दब गई। कहा, आज नीरू का भी विवाह यहाँ हुआ है। ऊपर वह पहले अपने घर वालों की इच्छा से चल रही थी, पर बाद को सब हाल मालूम कर अपनी अनुवर्तिता की खुद सोच समझकर योग्य वर चुना। वह लंदन का डॉक्टर ऑफ लिटरेचर है। महिलाओं में वर और वधुओं को देखने का मधुर गुंजन फैल चला। कमल ने नीरू के कक्ष का द्वार खोला। नीरू और कुमार अलग अलग 2 कुर्सियों पर दोनों बैठे थे। एक ओर फूलों की सेज बिछी थी। महिलाओं को देखकर नीरू उठकर खड़ी हो गई। कुमार ने बैठे बैठे प्रणाम किया। महिलाएं देखकर प्रसन्न हो गईं। फिर मिस दुबे के कमरे में गईं। यामिनी कुर्सी पर बैठे थे। मिस दुबे, जिसका नाम सुशीला है, पलंग पर। सुशीला को देखकर महिलाएं आपस में कहने लगीं, वर का कुछ दिमाग खराब है क्या? सुशीला अप्रसन्न थी, चुपचाप बैठी रही। महिलाएं चली गईं। अंत में कमल ने अंग्रेजी में कहा, यामिनी बाबू, इस शुभ मुहूर्त के लिए धन्यवाद। रुक्ष स्वर से यामिनी बाबू ने कहा, धन्यवाद। गांव में भी खबर फैली। बड़ा सन्नाटा छाया। लोग बहुत डरे। आखिर मुखिया के दरवाजे बैठक हुई। सबने सलाह ली। मुखिया ने कहा, पागल हो राजा से कोई बैर करता है। अब वे दिन नहीं है। लखनऊ में कितने विलायतियां हैं, उनके हाथ का पानी बंद है। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास निरुपमा भाग 4। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।